जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपसे जितने भी प्रश्न बच सकेंगे उन्हें अंत में कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का है, कला और संस्कृत का है, या राजतंत्र का है, अथवा पूंजीवाद का है? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका बी वाला, यानी यह गुलाब कला और संस्कृत का प्रतीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु गुरु लघु का क्रम होता है, वह छंद है। तो ऐसा छंद मालिनी कहलाता है, या बरवय कहलाता है, अथवा रोला कहलाता है, या इंद्रवज्रा कहलाता है? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वाला, यानी ऐसा छंद बरवय कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हानूस नाटक के रचनाकार हैं। तो हानूस नाटक किसका है? कुसुम कुमार का, रमेश बख्शी का, या भीष्म साहनी का, या मोहन राकेश का? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका सी वाला, यानी भीष्म साहनी का है। तो भीष्म साहनी ने हानूस नाटक को लिखा है। अगला प्रश्न देखें, आदिकाल के लिए बीजोपन नामकरण किसने किया? यानी आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहाँ का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी वाला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो, यहाँ पर आया है महावीर, और हनुमान जी को भी महावीर बोलते हैं। तो जो हनुमान जी यानी महावीर हैं, वो जिधर भी चलते हैं बीज वपन करते चलते हैं, यानी बीज बोते चलते हैं। किसका बीज बोते चलते हैं? यहाँ पर आया है वीर, वो वीरता का बीज बोते चलते हैं। तो इस प्रकार से वीर से याद रखिएगा बीजोपन काल। अब इन दोनों को रिलेट रखिएगा और बहुत समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन हैं? मुक्तिबोध हैं, धूमिल हैं, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, या लीलाधर जगुड़ी हैं? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी जो धूमिल जी हैं ये संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार। यहाँ पर शिवा बावनी के रचनाकार का नाम पूछा गया है। तो रत्नाकर हैं, या भूषण हैं, या ठाकुर हैं, अथवा आलम हैं? तो इसके बारे में भी सभी साथी जानते होंगे कि ये जो भूषण जी हैं इन्होंने ही शिवा बावनी नामक रचना की है। तो इस प्रकार से यह बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? कृष्णा सोबती नहीं है, ममता कालिया नहीं है, या निर्मला जैन नहीं है, या मृणाल पांडेय नहीं है? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी ये जो है निर्मला जैन ये कथाकार नहीं हैं, बाकी सब लोग कथाकार हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, त्रिवेणी में किस 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, अथवा केशव बिहारी घनानंद? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वाला। ये जो त्रिवेणी है इसमें जायसी सूर और तुलसी इन तीनों कवियों की समीक्षा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड काव्य, नाट्य काव्य, या चंपू काव्य, अथवा मुक्तक काव्य? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा सी वाला। इसको हमने कई बार बताया है कि जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं, कौन हैं? पानु खोलिया हैं, कमलेश्वर हैं, या हरिशंकर प्रसाई हैं, अथवा रविंद्र कालिया हैं? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका बी वाला, यानी राजा निर्वंशिया जो कहानी है इसके कहानीकार
कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वेद स्थायी भाव है तो यह रौद्र रस का है, शांत रस का है, करुण रस का है या भयानक रस का है। तो इसका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा शांत। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। इसको भी हमने ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है, जगत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनता है जगत का? जगते बनता है, जगतः, जगतोह या जगद्भ्यः। तो इसका तो विकल्प पहला ही सही हो जाएगा, यानी जगते बनता है। अब जैसे भगवत का भगवते बनता, उसी प्रकार से जगते, जगत का जगते बन जाता है चतुर्थी एक वचन में। और भी जो है, जैसे यहाँ डी विकल्प पर देखें, यह भी स्पष्ट होता है, जहाँ कहीं भ्याह लग जाता है वह चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन कहलाता है। बाकी पहचान को हमने बहुत बारीकी से अन्य वीडियो में बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है कौन सा है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट होना या चमक का गायब होना। तो इसमें से विकल्प आपका सही हो जाएगा, 13वें प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा सी वाला, यानी कलाई खुलने का मतलब होता है भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न देखें, यह अक्सर आया करता है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। अब इसको सीधे से टिक कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। गीतिका के रचनाकार का नाम है, तो गीतिका किसकी रचना है? प्रसाद की, पंत की या फिर निराला की अथवा मुकुटधर पांडेय की है। तो यह जो गीतिका रचना है दोस्तों, यह रचना है निराला जी की, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां आपका प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य के, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला। ये जो दिया गया है दूसरी परंपरा की खोज, यह रचना है डॉक्टर नामवर सिंह जी की, और डॉक्टर नामवर सिंह जी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां दिया गया है, इसमें सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष यहाँ पर पहचानना है। अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व या विलष्टत्व। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी अधिक पदत्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है दोस्तों, इस जगह पर देखें, यहाँ पे सुंदरतम, यह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था होते हुए भी इससे पहले सबसे जोड़ दिया गया है, यह गलत है, यानी यह गलत कर रहा है। अधिक पदत्व तो यहाँ पर काव्य दोष हुआ है इसी प्रकार से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अध जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा यहाँ ओछे की प्रीत बालू की भीत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी, हरिवंश राय बच्चन जी, बालकृष्ण सर्वनमीन जी अथवा वीरेंद्र मिश्र। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं ये हैं आपके निशा निमंत्रण रचना के रचनाकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वयम रक्षामः आया है, वयम रक्षामः है क्या है? निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है या संस्कृत नाटक है अथवा उपन्यास है? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका यहाँ डी वाला, यानी वयम रक्षामः जो है यह है उपन्यास। अगर हम बात करें यह उपन्यास किसका है, तो यह है चतुर्सेन शास्त्री का। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला दिया गया है प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य। यह अक्सर पूछा जाया करता है और सरल भी रहता है। तो यहाँ पर आपने चुन लिया होगा सी विकल्प, यानी प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। अगला देखें, फाड़ नखन सौ आंतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे, हरस प्रेत गण नारी। कैसा लगा आपको? कुछ घिन सा लग रहा होगा ना। अच्छा, जहाँ कहीं भी घिन सा लगता है वहाँ पे भय होता है कि जुगुप्सा होता है, स्थायी भाव विस्मय होता है या निर्वेद होता है? चलो इसको बताओ। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा माने होता है घिन लगना यानी घृणा होना। और अगर स्थायी भाव की बात कर लिए हैं तो जुगुप्सा हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर रस की बात करते तो विभत्स हो जाता। आइए अगला देखते हैं। अजो तरौना, तदौना है, तरौना होना चाहिए। ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। तो इसके बारे में भी आपको पहले से ही पता होगा। यह सरल है, अत्यंत सरल है। सरल श्लेष है, रूपक है या उपमा है या उत्प्रेक्षा है? इसके बारे में बताओ। यहाँ पर सही हो जाएगा ए विकल्प, यानी यहाँ पर है श्लेष अलंकार। अगला देखिए, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? भट्टलोल्लट हैं, भरत मुनि हैं, या फिर भट्ट नायक हैं, या अभिनव गुप्त हैं? तो ये जो हैं नाट्य शास्त्र के प्रणेता वो हैं भरत मुनि जी। अगला देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो लल्लू लाल हैं, सदा सुख लाल हैं, मुंशी इंसालाखा हैं, या सदल मिश्र हैं? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा आपका यह डी वाला, यानी नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वह हैं सदल मिश्र। अगला देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध है? ये वाला शुद्ध है या बी वाला शुद्ध है, सी है अथवा डी है? तो आपने यहाँ पर चुन लिया होगा कि इसका डी विकल्प सही हो जाना चाहिए, यानी इसमें जो 2 बार आधा जा लगता है यही सही करता है और यहीं से गलती पैदा हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यह किस विधा की है? जीवनी है, आत्मकथा है, या यात्रा साहित्य है अथवा डायरी है? चलो इसके बारे में बताओ। दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यह है यात्रा साहित्य। अगर हम बात करें किसकी है तो यह है यात्रा साहित्य अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, या पथ के साथी अथवा मंटो मेरा दुश्मन? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, मंटो मेरा दुश्मन। यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, बल्कि यह है अस्क जी का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना, यहाँ पर दिया गया है कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? चलो इसके बारे में बताओ। यह कामायनी, प्रिय प्रवास, या साकेत अथवा पल्लव? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए डी वाला, यानी ये जो दिया गया है पल्लव, यह महाकाव्य नहीं है, लेकिन है रचना किसकी? तो ये है पंत जी की। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कूटबद्ध किया गया है। आइए हम इसको जरा सा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है सूची, फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर दिए गए हैं बाद में 1 2 3 इस तीसरे से। तो इस प्रकार से जब आप तीसरे से मिलाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर विकल्पों में देखें तो पहले वाले को आ से तीसरे को मिलाएं तो ऐसा विकल्प ये बी वाला आ रहा है, यानी इस प्रकार से यह सही हो जाएगा इस जगह पर बी विकल्प। तो क्लियर हो गया, अब ज़्यादा को सोचने की ज़रूरत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है दोस्तों, इसको ज़रा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन हैं? केदार जी हैं, नागार्जुन जी हैं, त्रिलोचन हैं अथवा नरेश मेहता हैं?
तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर सही होगा पहला वाला विकल्प, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है यानी 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद के हैं, शंकुक अनुमितिवाद के हैं, आचार्य मम्मट आयार से लिखा है दोस्तों, इसको आचार्य मान लीजिएगा। और आगे है मम्मट को मुक्तिवाद, मुक्ति नहीं दोस्तों, इसको भुक्तिवाद कहना चाहिए, ठीक है। तो ये भुक्तिवाद हो जाएगा। और फिर अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर आप विकल्प टिक कर लीजिएगा, सी वाला, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, यानी यही विकल्प सही नहीं है। अच्छा, यह नहीं सही है तो सही क्या होना चाहिए? दोस्तों ये जो भुक्तिवाद है यह है भट्ट नायक का, जो कि विकल्प में नहीं आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सूची, यहाँ पर भी दी गई है, इसको ज़रा छोटा सा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाइए, फिर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद, इसको आप किससे मिलाएंगे? देखिए इसको आप मिला लीजिए यहाँ पर पहले वाले से, तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य हो जाएगा। अद्वैतवाद जो कि बी विकल्प पर दिए गए हैं, इसको आप किससे मिलाएंगे? यहाँ पर रोकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है अद्वैतवाद, इसको मिला लेना है आप दूसरे वाले से। यानी यहाँ पर तो दोस्तों सीधा सीधा आ ही रहा है, यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है। यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, क्रम से ही आपने चुन लिया है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो कौन सा है? तसव्वुफ है, हनफी है, अहले हदीस है या अहमदिया है? तो यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प पहला वाला, ये तसव्वुफ जो है यही सही है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य होगा? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, या रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, अथवा केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपके हिसाब से? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी ये जो है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं जो दिया गया है, यही विकल्प असत्य है। अगला देखिए, अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक, यानी हर एक रोज या सप्ताह भर में या महीने भर में या 3 माह पर? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा यह बी वाला, यानी यह प्रकाशित होता था साप्ताहिक। अगला प्रश्न दिया गया है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, या फिर साकेत का, अथवा कृत्तिवास कृत रामायण का? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका डी वाला, कृत्तिवास द्वारा लिखा गया जो रामायण है इसी का प्रभाव राम की शक्ति पूजा पर अधिक पड़ा है। यानी यह 37 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो रामायण है यह बंगला में लिखा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? चलो इसको बताओ। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या मुक्तिबोध? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका डी वाला, यानी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? यह काव्य ग्रंथ नहीं, इसके बारे में बताना है। वैदेही वनवास, पथिक या रसज्ञ रंजन, अथवा भारत भारती? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका सी वाला, ये जो दिया गया रसज्ञ रंजन, यह दोस्तों काव्य ग्रंथ नहीं है। अच्छा, काव्य ग्रंथ नहीं है तो क्या है दोस्तों? यह है आलोचना, और इसके जो आलोचक हैं वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बहुत अच्छी बात आई है। सरस्वती के, कवि वचन सुधा के, नागरिक प्रचारी पत्रिका के, अथवा सुकवि के? तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा
बी वाला यानी कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा कि नाम लिखा है भारतेंदु, तो ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्ट केदार, नरपति नाल्य, नल्ल सिंह अथवा मधुकर कवि। चलिए यहाँ पर बताइए आखिर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही होगा डी वाला यानी मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना है यह मधुकर की है। अगला देखें, संतन को कहा सीकरी सौ काम, यह अभिकथन किसका है? संत कबीरदास का, संत रैदास का, कुंभन दास का अथवा मलूक दास का। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका सी वाला यानी कुंभन दास। तो संतन को कहा सीकरी सौ काम, यह कहा है कुंभन दास जी ने। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो यहाँ पर संवत संतत लिखा सब जगह पे, संवत का लीजिएगा इसको। और संवत 1631, 1637, 1649 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 इसमें की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है इनके अनुसार? आचार्य केशव, मतिराम, चिंतामणि अथवा बिहारी। तो यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सही होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा सी विकल्प यानी चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो चलो यहाँ पर चयन करो, सूचीपत्र, किताब, गंगा या संसद। दोस्तों जहाँ कहीं भी इसको पहचानना होता है वहाँ पर वाक्य बना डालिएगा, बस अब सरल हो जाएगा। यहाँ पर आया है सूचीपत्र, यही आपका पहला वाला ही विकल्प सही हो जाएगा यानी ये वाला। तो यह हो गया पुल्लिंग, तो बाकी जो बचे हैं वो हो जाएंगे स्त्रीलिंग। आइए अगला देखते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व अथवा द्विगु। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि जय और पराजय इसका समास विग्रह बनता है और जहाँ कहीं और की बात आ जाती है वहाँ पर समास द्वंद्व होता है। इसको संस्कृत में चार्थे द्वंद्व बोलते हैं और हिंदी में पहचान ले तो जहाँ कहीं और का आता है समास विग्रह वही हो जाता है द्वंद्व समास। अगला देखिए, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है अथवा यड़ संधि है। तो जहाँ कहीं ऊ के बाद में आ आता है तो ऊ का वा हो जाता है। ऐसी जो संधि होती है दोस्तों उसको कहते हैं यड़ संधि, यानी यहाँ पर 47वें का डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं तो कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपके हिसाब से कौन सा सही हो जाना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर आप टिक कर डालिए बी विकल्प को यानी सेनापति को। तो सेनापति जी हैं कवित्त रत्नाकर के रचनाकार। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो प्रमुख कवि माने जाते हैं तो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के थे, विट्ठलनाथ के, रामानंद के अथवा निम्बारकाचार्य के थे। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए बी वाला यानी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न दिया गया है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत है यहाँ पे। तो अभिमत किस आलोचक का है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और रामचंद्र शुक्ल का। तो इसके बारे में भी आप सभी को पता होगा कि ऐसा कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, यानी कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, ऐसा ये मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास अथवा कुंभन दास।
तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है मुक्त छंद के प्रणेता हैं, प्रणेता नहीं होना चाहिए, प्रणेता होना चाहिए। तो निराला हैं, नागार्जुन हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, अथवा महादेवी वर्मा हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? यहाँ पर आप विकल्प को टिक कर लीजिएगा भाई, ए वाला, यानी निराला जी मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि असत्य है? कौन सा असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, या पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, या पंत भारतेंदु युग के कवि हैं? तो यह बिल्कुल गलत है, यानी यह आप टिक कर लीजिएगा डी विकल्प। भारतेंदु युग के पंत तो नहीं हैं, पंत जी हैं छायावाद युग के, यानी यहाँ पर इस प्रकार से यह विकल्प सही हो गया, आपने टिक कर लिया। अगला प्रश्न दिया गया है यानी 54वां कि राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है। तो तृतीया का द्विवचन कौन सा है? यहाँ पर आपने टिक किया होगा कौन सा? रामाभ्याम, रामान, रामाय या रामेभ्यः। तो इस जगह पर तो दोस्तों विकल्प सही हो जाना चाहिए तृतीया द्विवचन रामाभ्याम। तो जिस किसी भी शब्द का हो रूप, अगर तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन पूछ ले तो वहाँ पर आप भ्याम को पहचान लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? चलो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक, इनमें से आपका विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला। इनके बारे में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास की जो उपमा शैली है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंग भूमिका है, अथवा कर्म भूमिका है, गबन का है, या मानस का हंस का है? तो यहाँ पर सूरदास जो पात्र है यह है रंग भूमिका, यानी इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये रंग भूमि के ये हैं पात्र सूरदास। वैसे तो सूरदास जी ये कवि भी हैं। अच्छा, रंग भूमि किसका उपन्यास है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है सूची एक को सूची दूसरे से मिलान कीजिए और उसके बाद में कोट का चयन कीजिए जो कि उचित हो। तो यहाँ पर दोस्तों इधर रचनाएं दी गई हैं और दूसरी सूची में कवियों के नाम दिए गए हैं। तो आप मिलाइएगा। देखिए हमने पढ़ाया हुआ है, ट्रिक बताया है कि जहाँ कहीं भी बीसल देव आ जाएं तो याद रखिएगा बीसल देव यानी 20 लदे कितने? कौन? नरपति, नरपत 20 लदे, यानी यहाँ से ये सही हो गया। आ वाला दूसरा होना चाहिए। तो ऐसा विकल्प में कौन सा आ रहा है? देखिए यहाँ पर आ रहा है बी वाला, इस जगह पर बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं आया है जो कि आ का मिलान दूसरे वाले से हो रहा हो। तो इस प्रकार से आपने 57 का बी विकल्प चुन लिया है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसको जरा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। सही शब्द कौन सा होगा? ये वाला होगा, बी होगा, सी होगा, अथवा डी होगा। तो यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप टिक कर लिए होंगे कि यहाँ पर बी विकल्प सही है, कवयित्री। जैसे पुरुष कोई कविता लिखने वाला होता है उसको कवि बोलते हैं, और जो स्त्री होती है उसको कवयित्री बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ इसको टिक कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। कौन सा विकल्प आप टिक करेंगे? यहाँ पर आप टिक कर लीजिए सी वाले को, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही है। अगला देखिए, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, यानी अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है? वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, या एक ही सहारा। तो यह मुहावरा आया है, यह मुहावरा हो जाएगा सार्थक डी विकल्प पर। लकड़ी जो अंधे की लकड़ी होता है कहा जाता है वो एक ही सहारा को कहते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ डी विकल्प को चुन लिया। अगला देखिए,
अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकोक्त चुनिए। कौन सी है लोकोक्त और कौन से हैं मुहावरे? अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, या तूती बोलना। तो आपको पहचान बताया गया है कि जहाँ कहीं अंत में ना मिल जाता है वह होता है मुहावरा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो आया हुआ है बी विकल्प पर आस्तीन का सांप, पीछे होना नहीं जोड़ा गया। आप इससे इसको चुन सकते थे लेकिन इसको नहीं चुनना है, आपको चुनना है सी विकल्प को। यानी यहाँ पर हो जाएगा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इस प्रकार से 61 का आपने सी विकल्प चुन लिया। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? चलो यहाँ पे बताओ, झूठा सच, तमस, आधा गांव, या कर्मभूमि। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर आप टिक कर लीजिए डी विकल्प को, कर्मभूमि को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? विद्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विधा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? कहानी, उपन्यास, डायरी, या संस्मरण। तो यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए वाला, यानी यह है विधा कहानी। तो 63 का आपने ए विकल्प चुन लिया। अगला देखिए, यशपाल की आत्मकथा है कौन सी? नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, या मेरा जीवन प्रवाह। तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी सिंहावलोकन जो है यह यशपाल जी की आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। तो कौन सी विशेषता गलत है इसको आपको बताना, टिक करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, या रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा सी विकल्प को, यानी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है। इस प्रकार से आपको इसी को टिक करना है। आइए आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, यानी जो सैयद इब्राहिम है पहले का नाम था और बाद में ये किस नाम से जाने गए? जान कवि, आलम, या रस खान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा रस खान, यानी सी विकल्प आपने टिक कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो इसके रचयिता कौन हैं? आलम हैं, द्विजदेव हैं, घनानंद हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो चलो इसके बारे में बताओ, आखिर यह किसका कथन है, यह किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, यह पंक्ति है घनानंद जी की। अगला देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ऐसा कौन सा कवि है? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इन्होंने पंत जी की रचना जूही की कली को वापस कर दिया था, इसको प्रकाशित नहीं किया था। अगला देखिए, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्तक 4 ही हुए हैं संपादित प्रकाशित, जिनमें से चौथे में कौन सी कवित्री नहीं आई हैं? शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, या कीर्ति चौधरी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर सही होगा बी विकल्प, यानी सुमन राजे जो हैं ये चौथा संपादक में कवित्री हैं। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला दिया गया है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो कितने काव्य गुण माने हैं? 10 माने हैं, 3 माने हैं, 15 माने हैं, अथवा 8 माने हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों यहाँ पर
बी विकल्प सही हो जाएगा। आचार्य जो मम्मट जी हैं इन्होंने 3 काव्य गुण माने हैं, प्रसाद, माधुर्य और एक ओज। आइए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो किस क्रम से यह हिंदी भाषा विकसित हुई? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। आप पढ़ लीजिएगा रोक कर, उसके बाद में बताइएगा। जैसा कि यहाँ पर आपने चुना होगा दोस्तों पहले विकल्प को, यानी सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और अंत में खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो कौन सा ऐसा रूप है जो कि तत्सम है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अंधकार जो आया है यह तत्सम रूप है, बाकी सब तद्भव रूप हैं। तत्सम रूप वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, बाकी जो हिंदी वाले होते हैं वो तद्भव होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा में है, पराजय में है कि दशक में है या कारीगर में है? तो यहाँ पर तो विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए बी वाला। इसमें पारा उपसर्ग है और जय शब्द है, इस प्रकार से इस जगह पर बी विकल्प सही हो गया। अगला देखें, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? खरोष्ठी से हुआ, फारसी से हुआ कि मराठी से हुआ अथवा ब्राह्मी से हुआ? इसके बारे में भी आपको पहले से पता होगा कि यहाँ जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से हुआ है। इसको हमने ट्रिक से बताया हुआ है, जिससे विकास हुआ है कई लिपियों को हमने एक साथ में करके बताया हुआ। वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद नहीं है कि शतदल नहीं है या सरसिज नहीं है अथवा अमीय नहीं है? तो यहाँ पर तो विकल्प सही हो जाएगा आपका डी वाला, यानी जो अमीय आता है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, चूंकि अमीय माने होता है अमृत। अगला देखिए, आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम शब्द कौन सा है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा आपका पहला वाला। आचार का विलोम होता है अनाचार। अगला देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है, या जिसकी आशा ना की जा सके उसको क्या कहते हैं? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा ना की जा सके उसको अप्रत्याशित कहते हैं। अगला देखिए, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। तो कौन सा? अनुग्रहित या ये वाला अनुग्रहित? यहाँ पर क्या हुआ? ऋढ़ और रा में अंतर है, या अनुग्रही अथवा अनुग्रहित? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी शब्द आ जाता है परीक्षा में, यहाँ पर ये वाला चुनना होता है, यानी बी विकल्प चुनना होता है। इसमें जो अनुग्रहित के गा में रि लगा हुआ है यही आपको टिक करना होता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निशान नहीं है, ध्वज नहीं है, झंडा नहीं है अथवा प्रस्तर नहीं है? तो इसमें तो विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रस्तर, यानी डी वाला विकल्प क्लियर है। प्रस्तर माने चूंकि होता है पत्थर। अगला देखते हैं, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो यह किसका उपन्यास है? विक्रम सेठ का, सुरेंद्र वर्मा का या रांगेय राघव का अथवा अरुंधति राय का? तो इसका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, मुझे चांद चाहिए। यह है सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास। अगला देखते हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा अथवा मोहन राकेश या मन्नू भंडारी? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी मासूम रजा जो हैं ये हैं टोपी शुक्ला के लेखक। अगला देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? चलो यहाँ पे बताओ, झरना, लहर,
ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त? अब यहाँ पे सोच कर बताइएगा, क्योंकि गलत भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपका 82 नंबर का सही हो जाएगा डी वाला, यानी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो कि इनका नाटक है, तो इसी का यह काव्य गीत है, यह पंक्ति चंद्रगुप्त की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दिनकर नहीं है, दिवाकर नहीं है, अमीय नहीं है, या अंशुमाली नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले बताया था कि जो अमीय आया है यह इसका मतलब होता है अमृत, तो यह सूर्य का नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प चुन लिया गया। अगला देखें, अबलो नसानी अबना नसैहों पद के रचयिता हैं। कौन हैं? सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या गोविंद स्वामी? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा अबलो नसानी अबना नसैहों। अब ये तुलसीदास जी टिक हो गए, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो चलो इसको बताओ। रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम? इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प सही होगा, यानी उत्तर रामचरितम। अगर हम बात करें उत्तर रामचरितम की, तो यह नाटक है भवभूति जी का। अगला देखते हैं, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुख्यम अभिमत है। तो यह किसका मत है? यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अलंकार के बिना काव्य शोभा नहीं देता है, वैसे ही कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुख्यम, कामनी का जो मुख होता है वह आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता है। तो किसका कथन है? आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, या भामह का अथवा आचार्य मम्मट का? तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी आचार्य भामह का सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ का कौन सा है? भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ? तो इसका तो विकल्प सही हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी इसका सी विकल्प आपको टिक करना है। अगला देखते हैं, द्विज शब्द का अर्थ है। तो क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी। दोस्तों यहाँ पर है नहीं, इसके पीछे है को छोड़ दें, इसे पहले जोड़ दें नहीं है। ठीक है, तो द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, ऐसा सोचकर चलना है। तो यहाँ पर ब्राह्मण, दांत, पक्षी ये सब हैं, यानी इस प्रकार से आपको यहाँ पर डी विकल्प चुनना है। ठीक है, तो द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी इसी के अर्थ ही हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ करेक्शन योग्य था। अगला देखते हैं, अकरोह रूप है। तो अकरोह रूप कैसा है, कहाँ का है? यहाँ पर कृ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कृ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या यहाँ पर कृ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या कृ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आया है ये अकरोह रूप, यहाँ कृ धातु लंग लकार, यानी यहाँ पर आपको विकल्प टिक करना है बी वाला। यहाँ पर लोंग जो लिखा है इसको आप लंग कर लीजिएगा। ठीक है, तब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कृ धातु ये कृ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। दोस्तों अनुवाद बनाना भी हमने सिखाया हुआ है, 2 वीडियो चैनल पर अपलोड है, उनको आप देख सकते हैं। हिंदी संस्कृत व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि इसका अनुवाद क्या होगा। तो ये हो जाएगा पहला वाला, मार्गम उभयता वृक्षाः सन्ति, या मार्गस उभयता वृक्षाः सन्ति, मार्गस उभयता वृक्षाः सन्ति, या मार्गे वृक्षाः सन्ति। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। तो कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या सरहपा? तो कौन है इसके रचनाकार? दोस्तों यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा सी विकल्प को, यानी धनपाल को। तो भविष्यत कहा ये रचना है धनपाल जी की। आइए आगे बढ़ते हैं।
आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो कौन सा है ऐसा ग्रंथ जो भिखारी दास का है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। तो इसका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय आचार्य भिखारी दास का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? चलो, यह कथन बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, मुक्तिबोध ने, या डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, अथवा शांत प्रिय द्विवेदी ने। तो यहाँ पर आप विकल्प टिक कर लीजिए, सी डी वाला। यहाँ पर शांत प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिए डी विकल्प को, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों मिलान करने को सूची आ गई है, इसको भी मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि कालिदास यहाँ पर क्या है, शुरुआत में दिए गए हैं पहली वाली सूची में कवि लेखक और बाद में है रचनाएं। तो इसको मिलाइएगा। कैसे आप मिलाएंगे इसको हम बता देते हैं। देखिए, एक ऐसा मिला लीजिए जो सब कहीं पे बिल्कुल अलग हो। देखिए, जैसे है कालिदास, तो कालिदास ने क्या लिखा है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो आ सेकंड कौन सा है? आ का सेकंड देखिए यहाँ पर भी विकल्प आ रहा है। अब आपको सीधे यही टिक कर लेना है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नहीं है। जो आपको फिक्स हो उसको पहले मिला लीजिए, बस आगे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा। अब इसको मिलाना चाहो तो कैसे मिलाओगे? कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम मिला लेंगे, फिर दूसरे को तीसरे से जोड़ना, यानी माघ जो हैं ये हो जाएंगे शिशुपाल वधम, भवभूति जो हैं ये हो जाएंगे उत्तरामचरितम, और दंडी हो जाएंगे पहले से यानी दत्त कुमार चरितम। इस प्रकार से मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया दोस्तों, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पहला विकल्प होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ये चौथा होगा। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका यह सी वाला। यहाँ पर क्या हुआ, उत धन ज्वल था तो पीछे जा आ रहा, इसलिए पहले वाला जो ता है यह भी जा हो गया। इस प्रकार से उज्ज्वल बन गया। अगला देखिए, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। इसमें कौन सा है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन सा सही होगा? तो यदि आपने चुना होगा यहाँ पे ये द्विगु समास, तो बिल्कुल सही चुना है, यानी यह द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी में, क्योंकि पंचवटी में शुरुआत में पंच जुड़ गया। और कुछ साथी हमारे ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि यहाँ पर बहुब्रीहि भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचवटी का जैसे ही नाम लिया जाता है वैसे ही वो राम वनगमन वाली जो पंचवटी है उसकी याद आती है। किसी और को हम पंचवटी जल्दी में नहीं कहते हैं, और कह भी सकते हैं जहाँ कहीं 5 वट हो उसको पंचवटी कह देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है मिलान करने को। तो यहाँ पर क्या मिलान करना है? पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। ये आप मिलाइए। तो क्या मिलाना है यहाँ पर? लट लकार को क्या कहते हैं? लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर ये तो लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। आपने यहाँ पर मिला लिया आ को सेकंड से। तो ऐसा कोई विकल्प है जी? ऐसा डी विकल्प आ रहा है जो कि बता रहा है कि आ को आप डी से मिला लीजिए। तो ऐसा यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो जैसे है लट लकार वर्तमान काल हो गया, वैसे ही लोट लकार आज्ञार्थक होता है, यानी बा को 3 से मिलाना है। जी बिल्कुल ओके हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? आपको मालूम है? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजस्व प्रसाद सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो विश्व भारती के हैं, शांति निकेतन के हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात कही गई है। तो इस जगह पर आपका 99 का पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये हैं जॉन गिलक्राइस्ट। तो इस प्रकार से इनको आप टिक कर डालिए। आइए अगला देखते हैं
किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो यह 1900 में सरस्वती में, 1900 में विशाल भारत में, 1903 ईस्वी में सरस्वती में, या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर आपका विकल्प 100 पूर्ण होने वाला है, यह हो जाएगा पहला वाला विकल्प, यानी जो इंदुमती है यह 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। तो इसका प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या शांत रस है? तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका रस जो है वो है वीर रस, यानी यहाँ पर आपको पहला वाला ही विकल्प आपको टिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ इसमें वीर रस है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है वो हुई है श्री शब्द से, और इसके प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द आता है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला देखते हैं, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली की, वैदर्भी की, या गौड़ी की, अथवा प्रसाद की? तो यह भी इम्पॉर्टेंट बनता है दोस्तों प्रश्न, यह वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आप टिक कर डालिएगा बी विकल्प, यानी नैषधीय चरित्र में वैदर्भी रीति मिलती है। अच्छा, अगर हम बात करें ना ये नैषधीय चरित्र की, तो इसमें दोस्तों 22 सर्ग हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? नहीं आता है की बात कही गई है, तो ऐसा कौन सा? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, या रघुवंशम? दोस्तों यहाँ पर आप टिक कर डालिएगा डी वाला विकल्प। हमने दोस्तों इसको जो बृहत्रयी है और लघुत्रयी है इन सब चीज़ों को ट्रिक से याद कराया है। हमने ट्रिक बताई है कि जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए बृहत्रयी या लघुत्रयी को बताने को, तो वहाँ पर आप याद रखिएगा कि किशन कुमेर, किशन पहले आता है, तो ये तीन जो अक्षर आए तीनों से जो बृहत्रयी याद कर लेना है, और पीछे आता है बाद में आता है कुमेर, कुमेर से आप याद रख लीजिएगा लघुत्रयी को। तो जैसे किशन आया है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, ना से नैषधीय चरितम, ये बृहत्रयी हो जाते हैं। और लघुत्रयी की बात करें कुमेर, तो कुमार संभवम, में से मेघदूतम, रा से रघुवंशम। तो यहाँ पर आपने यहाँ टिक कर लिया कि बृहत्रयी में नहीं आता, यानी लघुत्रयी में आता है रघुवंशम। आइए आगे देखते हैं। दिया गया है, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, कौन सा है? मत्या, मत्याह, मतयः, और गतय। गतय नहीं, यहाँ पर मतय बनाया था उसने, शायद गलत हो गया होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर आप विकल्प टिक कर डालिए बी वाला, मत्याह। अच्छा, मत शब्द का षष्ठी एक वचन में मत्याह भी बनता है और मतेह भी बनता है, और यह जो रूप है यह पंचमी एक वचन में भी यही बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो किसकी है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, या राजस्थानी हिंदी की? तो इसके बारे में भी हमने जहाँ जहाँ भी ऐसा प्रश्न आया उसको बताया ज़रूर है कि इसके लिए ट्रिक है, ये जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, यहाँ पर आप इसको टिक कर डालिए। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन उपभाषाएँ आती, ये तीन बोलियाँ आती हैं, वो हैं ABC, मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो कौन नहीं है? संदेश राशक, जय मयंक जस चंद्रिका, आलखंड, अथवा भक्तमाल? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वीर गाथा काल यानी आदि काल की कौन सी रचना नहीं है? तो यह हो जाएगी रचना डी वाली, यानी भक्तमाल। अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार नाभादास जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, अथवा चैतन्य महाप्रभु? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका बी वाला, यानी स्वामी वल्लभाचार्य जी जो हैं ये कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था तो कब प्रकाशित हुआ था? 1940 में, 43 में, 55 में, या 58 में? तो यहाँ पर आप विकल्प टिक कर लीजिएगा बी वाला,
1943। दोस्तों 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, लेकिन जो पहला वाला तार सप्तक है उसके साथ में पहला प्रथम इत्यादि नहीं लगता है, सिर्फ तार सप्तक याद रखते हैं। और अगले वाले जो होंगे वो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे जोड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार या पवन दूत। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, हरी घास पर क्षण भर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो कौन सा काव्य ग्रंथ है? पथिक है, कनुप्रिया है, चोखे चौपदे है या वासवदत्ता है। इसका विकल्प सही हो जाएगा चोखे चौपदे। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगला देखिए, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? यानी नई कहानी जो पत्रिका थी उसका संपादन कौन करते थे? मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर या भैरव प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी भैरव प्रसाद गुप्त जी जो थे ये नई कहानी पत्रिका का संपादन करते थे। अगला देखिए, श्री रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? तो कितने हैं? 15 हैं, 10 हैं, 7 हैं, 8 हैं। इसको बताइएगा। तो इसके बारे में सबको पता होगा कि श्री रामचरित मानस में कुल 7 कांड हैं। इनको हमने एक ट्रिक से याद करवाया था। ट्रिक हमने बताई थी, इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी कि बालक अयोध्या से आनंद जाकर कंधा पे बैठकर सुंदर लंका में उतर गया। इस प्रकार से ये 7 कांड आ जाते हैं। आगे देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वात रजत नगपग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या निराला की अथवा महादेवी वर्मा की। चलिए इसका बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों विकल्प आपका सही हो जाएगा पहला वाला, यानी जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है। अगला देखिए, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया है? यानी विभाव अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसने कहा है? अब आपको मालूम हो गया होगा, दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने अथवा अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आपका बी वाला, भरत मुनि ने यह परिभाषा दी है। भरत मुनि की रचना आई थी इससे पहले, याद है? उसका नाम है नाट्यशास्त्र। आगे देखिए, 115वां दिया गया है, कुवलयानंद के रचयिता हैं। तो कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामा हैं, दंडी हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं या अप्पय दीक्षित हैं। तो जो कुवलयानंद रचना है यह रचना है अप्पय दीक्षित की, यानी यहाँ पर आप डी विकल्प को चुन डालिए। ये अगला देखिए, 16वां प्रश्न दिया गया है, द्रग उर्जत, अरुजत नहीं होना चाहिए, उर्जत होना चाहिए यहाँ पे, है ना। टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। यह बिहारी जी का दोहा है। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, कौन सा होना चाहिए? निदर्शना, दृष्टांत, असंगत या विभावना। आपको मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ देखो, द्रग उलझते, आंखें उलझती हैं तो टूटता है कुटुंब, यानी परिवार टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? जुरत चतुर्चित प्रीत, एक तरफ टूट रहे हैं दूसरी तरफ जुड़ रहे हैं। तो ऐसा कैसा हो सकता है? कहाँ पे हो सकता है? यह हो सकता है असंगति में, यानी यहाँ पर असंगत अलंकार है। अगला देखिएगा, धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला देखिए, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो हास्य व्यंग्य जहाँ कहीं भी आ जाया करे, बहुत टाप का हास्य व्यंग्य कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, श्री लाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास या रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर प्रसाई। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको डी विकल्प चुनना था, यानी हरिशंकर प्रसाई ने लिखा है निठल्ले की डायरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव स्वामिनी।
तो इसको भी आप टिक करिएगा सी वाला। करबला जो आया है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि यह रचना है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की। आइए अगला देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? मुकुटधर पांडेय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आइए आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका मुकुटधर पांडेय, यानी पहला विकल्प, इसको टिक कर लेना है। आइए अगला देखते हैं। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो कबीर की है, बिहारी रहीम की है, केशव की है या तुलसी की है? चलो इसके बारे में बताओ। केशव कही न जाय का कहिए, जैसे त्रस्त लगते हैं कवि, ये हैं डी विकल्प वाले, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी, राम बोला जी हैं, है ना। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो न आने वाले कवि का नाम बताना है। कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये 4 कवि हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं, आपको पता होना चाहिए, और एक जो अलग है उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप किसको अलग करेंगे? यहाँ पर डी विकल्प को अलग कर दीजिए, यानी जो नंददास हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर भी सूची आ गई है, इसको मिलान करना है और उसके बाद में इसका उत्तर देना है। तो देखिएगा यह सूची आपके सामने दी गई है। यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो आप मिलाइएगा। इसमें से विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप रोक कर वीडियो मिला लीजिएगा। यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा ये डी वाला, यानी पहले को दूसरे से मिलाना, दूसरे को चौथे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को पहले से मिलाना है। कैसे मिलाया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्होंने आदिकाल कहा है, और राहु सांकृत्यायन ने इसके बारे में पता सिद्ध सामंत काल। अब इतना क्लियर हो गया। आइए आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया प्रश्न, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? इत्यादि, 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 इत आदि। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा पहला वाला इत्यादि। दोस्तों जहाँ कहीं भी ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, यहाँ पर संधि होती है जड़। तो दोस्तों यदि आपने लाइक ना किया हो वीडियो को और पसंद आया हो तो एक लाइक हम चाहते हैं, और लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगला टॉपिक लेकर फिर से, यानी अगला क्या होगा, अभ्यास सेट ही होगा, उसको लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।